हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर आ चुका है। तो आज हम लोग जानते हैं कि हिंदी के मॉडल पेपर कैसा आया हुआ है या हिंदी के मॉडल पेपर में क्या क्या चेंज हुए हैं, किस तरीके का अब की बार 2026 में बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो अब की बार पहली बार आपको मॉडल पेपर में या कह सकते हैं बोर्ड एग्जाम में दिखेंगे और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। सैंपल पेपर का मतलब होता है एक सैंपल पेपर, यानी कि जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वही सैंपल पेपर होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि सेम टू सेम वही पेपर आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व करने के चक्कर में पड़ जाते हैं कि हमने सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया मतलब बोर्ड एग्जाम क्लियर कर लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस सैंपल पेपर में एक टॉपिक का केवल एक प्रश्न या एक टॉपिक का एक जो भी 10 नंबर या 5 नंबर का टॉपिक होता है उस पे केवल वही प्रश्न कर लेने से आपका बोर्ड एग्जाम क्लियर हो जाने वाला नहीं है। तो इस बात से बिल्कुल दूर रहिएगा कि केवल सैंपल पेपर सॉल्व कर लेने से ही आप बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 या 70 में 70 ले आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं है। तो आज हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चेंज होते हुआ है। ये केवल चेंज को दिखाता है, बदलाव को दिखाता है। इसी तरीके से आपका क्या होता है, सैंपल पेपर पूछा जाता है या इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। सैंपल पेपर का मतलब सिर्फ यही होता है, प्रतिदर्श पत्र होता है ये, ठीक है। तो अगर हम देखें इसमें तो अब की बार देखें, मैं हर बार आपसे क्या कहती थी कि बोर्ड एग्जाम में जो 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जो साहित्यिक परिचय है यानी आपके लेखक जो और कवि हैं वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। लेकिन अब की बार ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरीके का क्वेश्चन पूछ ले कि स्टार्टिंग वाले या जो लेसन है वहां से ज्यादा क्वेश्चन ना पूछ करके आपको जो पूरा गद्य और पद्य का इतिहास है वहां से आपको प्रश्न पूछ लिया जाए। तो ये हो सकता है कि जो हमारा ये 10 नंबर का टॉपिक है, ठीक है, कि गद्य और पद्य के विकास से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पूछता है अब की बार ये पूरा का पूरा हमारे साहित्यिक परिचय से ना पूछ करके या 7 से 8 क्वेश्चन हर बार लगभग कहां से पूछता था, केवल यहीं से पूछ लेता था, साहित्यिक परिचय से, जहां से आपके ये 2 और 2 4 नंबर और 7 नंबर भी यहां पूछ लिया तो 7 4 11 नंबर आपके बन जाते थे, 12 नंबर, ठीक है। लेकिन अब की बार तो सैंपल पेपर में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए आपको बहुत सारी क्लास हुई है हिंदी के गद्य और पद्य साहित्य का विकास जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ है, और साथ ही साथ अगर आप जाएंगे संपूर्ण हिंदी की क्लास जो कि 11.5 घंटे की हुई है, इस क्लास में आपको पूरा का पूरा थ्योरी के फॉर्म में मैंने यहां पर पूरा युग और हर एक टॉपिक यानी पूरी जो रचनाएं हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी गद्य और पद्य के विकास में वो यहां पर हुई, यानी पूरी हिंदी आपकी यहां पर जो मैक्सिमम टॉपिक है वो सारा का सारा कवर हुआ है, जितना गद्य और पद्य सब कुछ। तो इस क्लास को देखने मात्र से आपके लगभग 50 से ज्यादा नंबर कवर हो जाते हैं और बाकी जो चीजें हैं वो आपको व्याकरण में मिलेंगी। वहां पर साहित्यिक परिचय, कहानी, संस्कृत और फोकस था गद्यांश और पद्यांश पे, यानी इस क्लास में अगर आप जाएंगे तो गद्यांश पद्यांश हर एक चैप्टर का आपको कवर मिलेगा और साथ ही में फोकस था हमारा इस पे गद्य और पद्य के विकास पे, यानी कि ये सब कुछ आपको इसी क्लास एक क्लास को कर लेने से आपको कवर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने किया होगा, जिन्होंने नहीं किया होगा वो इस क्लास को जाकर जरूर से जरूर देखेंगे क्योंकि सारी चीजें आपको इसी क्लास में मिल जाने वाली हैं। और ये हमारा हो गया क्या, ये वाला टॉपिक। देखते हैं अब की बार किस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें कह रहा है कि भारतेंदु युग के पूर्व लेखक इसमें से कौन नहीं है। तो जिन्होंने इस पूरी या फिर आपके पास वरदान किताब होगी तो उसमें पूरा भारतेंदु युग मैंने बताया हुआ है। भारतेंदु युग के लेखक इंसाल्लाह खां और सितारे हिंद आपको पता ही है कि ये भारतेंदु युग के पूर्व लेखक है, और लक्ष्मण सिंह भी। श्रीधर पाठक जो हैं ये भारतेंदु युग के पूर्व लेखक नहीं है, भारतेंदु युग के बाद के लेखक है। हिंदी गद्य का मौलिक उपन्यास, ये तो बहुत बार आपको बताया, हिंदी गद्य का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है, तो ये है परीक्षा गुरु, ठीक है, जिसको लिखा है लाला श्रीनिवास दास ने, ठीक है। जयशंकर प्रसाद के समकालीन आपसे नाटककार पूछ लिया। अब देखिए, अब हमेशा जो जयशंकर प्रसाद के समकालीन पूछता था उसमें पूछता था छायावाद युग में चाहे महादेव वर्मा, निराला
और पंत जी को रख देता था। अब की बार ऐसा इसने नहीं किया, ये तीनों नाम यहां से गायब कर दिए। बालकृष्ण भट्ट से हमें कोई मतलब नहीं, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर और इनसे, ये सारे हमारे टॉपिक से बाहर है, यहां से प्रश्न पूछ लिया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से पढ़े होना चाहिए आपके पास, यानी अब की बार क्या है, एकदम अच्छे तरीके से गद्य और पद्य का इतिहास अगर आपको आ रहा है तो आप ये 10 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। इसमें हमारा सही हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। अगला कह रहा है आलोचना का सर्वाधिक उल्लेखनीय, ये तो आपने कक्षा 10 में पढ़ लिया होगा, रामचंद्र शुक्ल आलोचनात्मक लेखक कहे जाते हैं। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ये बहुत बार कराया हुआ क्वेश्चन है, ये कहीं भी अगर मेरी क्लास में आप गद्य पद्य का इतिहास देखेंगे तो ये क्वेश्चन जरूर हुआ है। प्रेमघन यानी कि प्रेम से मिलता है आनंद, आनंद कादम्बिनी इनकी रचना थी, यानी इनका संपादन था, पत्रिका थी इनकी। ठीक है, दूसरा, ये 5 क्वेश्चन हल हो गए। अगला क्या कह रहा है, प्रयोगवाद की आपसे विशेषता पूछ रहा है, तो जो प्रयोगवाद पढ़ा होगा वही विशेषता जान पाएगा। प्रकृति, वर्णन, नवीनता के अतिप्रवाह, अतिशय भावुकता, विद्रोह और कांति, ये तो हमको स्वतंत्रता के समय मिलता है। प्रकृति वर्णन हमको छायावाद में मिलता है, नवीनता से अतिप्रवाह हमको प्रयोगवाद में मिलता है। ठीक है, किस युग को हम जागरण सुधार काल कहते हैं, ये पूरा का पूरा आप वरदान बुक में जाएंगे वहां पे भी मिलेगा, या फिर आपने इस क्लास को आपने देखी होगी, ये वाली जो क्लास मैंने बताया ना, संपूर्ण हिंदी वाली क्लास, इस क्लास में भी मैंने पूरा का पूरा हर एक काल को बताया कि कौन से लेखक ने या कवि ने किस काल को क्या नाम, जैसे आदिकाल को चारण काल किसने कहा, आदिस्वपन काल किसने कहा, वीरगाथा काल किसने कहा, सब इसमें बताया हुआ है। वहां से अगर आप पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब इसको किसने कहा था, इसको कहा जागरण सुधार काल, किस काल को कहा जाता है भाई, द्विवेदी युग को कहा जाता है। इसमें प्रयोगवादी कवि नहीं है, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, नेमिचंद्र जैन। तो अगर आपने इसको पढ़ा होगा प्रयोगवाद को तो ये दोनों क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। नागार्जुन है। मैथिली, क्या पूछा था क्वेश्चन, हाँ पूछा था मैथिली शरणगुप्त किस युग के कवि हैं, बहुत आसान है, आप में है ना, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग। तो मैं कहती हूँ हमेशा कवियों का युग आपको पता होना चाहिए, द्विवेदी युग के हैं। महाप्राण के नाम से, ये भी नया क्वेश्चन पूछा है, महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है, महादेव वर्मा, प्रताप नारायण मिश्र, सोहनलाल, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो हम निराला को तो पढ़ते नहीं, तो हमारा जो है ये महाप्राण के नाम से कौन विख्यात है, निराला जी विख्यात है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए। लेकिन ये हमको समझ में क्या आया कि ये जो 10 क्वेश्चन है इसके लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण केवल ये नहीं है जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, इसके लिए महत्वपूर्ण है गद्य और पद्य का विकास पढ़ लेना। तो ये गद्य और पद्य का विकास आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, जिसके पास किताब होगी किताब से, और नहीं भी होगी तो भी कहीं ना कहीं से उसे पढ़ना ही है, कोई ना कोई किताब तो होगी, और यहां से भी पढ़ लेना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं से, आपके इस क्लास के भी 3-4 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के यहां से कवर होगा। यहाँ तो बिल्कुल 1 वर्ड वाले क्वेश्चन मैंने बताया, कोई व्याख्या नहीं कराई है प्रयोगवाद की या फिर इसकी, लेकिन हर पूरा का पूरा जितना भी आपका गद्य पद्य का विकास है उसमें जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी युग का समय है, सब कुछ आपको इसमें मिल जाने वाला है। अब इसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो ये आपसे क्या पूछता है, अगला क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या होता है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये है ना गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर, जो कि 10 नंबर का पूछता है, 2 × 5 यानी 5 क्वेश्चन 2 नंबर के। ऐसे ही पद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर ये भी पूछता है। अब इसके लिए बहुत सारे बच्चे ये मत सोचिएगा कि जैसे अनसीन पैसेज होता है या अपठित गद्यांश पद्यांश होता है वही हमारा काम बना देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपके पास लेसन पढ़ा होना बहुत जरूरी है। तो अब समय तो है नहीं, वैसे तो हर एक चैप्टर का 1 शॉर्ट क्लास हुआ है, लेकिन आपके पास समय तो है नहीं कि आप हर एक चैप्टर की 1 शॉर्ट क्लास को अब देख सके। तो आपके पास केवल यही तरीका है, जितनी भी बड़ी बड़ी क्लासेस हुई है, जैसे संपूर्ण हिंदी वाली क्लास, आपके पास ये जो हाफ मैराथन हुई है, इसमें भी बहुत सारा ऐसा कंटेंट है गद्यांश और पद्यांश का। ठीक है, इसको पढ़ करके आप क्या कर सकते हैं, 100 में 100 लेकर के आ सकते हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये भी कहां से पूछ लिया, बहुत सारे बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि पूछा कहां से है, कि यहाँ वो कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह इतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है, वह किस दीपक को जोत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की, भाषा में भेद रहेंगे भी, यह जोत विश्व की सर्वोत्तम जोत है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे ये किस लेसन का है,
और इसके लेखक क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को ये नहीं आ रहा होगा, तो इसको भी मैं आप ही बता दूंगी आपको कि किस लेसन का है और कौन से लेखक है। ये तो सबको पता होगा कि कालिदास को जो सम्मान, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसन जानकारी, नूपुर वाले चरणों की मृदु आघात से वह फूलता है, कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में झूलता है और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता है। तो आपको मिल गया अशोक और कालिदास, ये महत्वपूर्ण बिंदु में मैंने आपको बताया हुआ, इस क्लास में पूरी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको बताया हुआ है, और ये जो है वो कहां से लिया गया है, कालिदास वाले अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन पूछा रेखांकित अंश की व्याख्या, ये भी वही है। और संस्कृत के किस कवि से अशोक को सम्मानित किया, तो कालिदास ने। अशोक के फूल के संबंध में लेखक के क्या विचार का है, संजनकारी और कर्णावतंस, क्वेश्चन भी सेम है। और संदर्भ लिखना तो आपको आता ही है, जब पता चल गया अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो संदर्भ लिखने की दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आपको चौथा प्रश्न कह रहा है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों पर आधारित क्या करिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये दोनों के दोनों, ये जो यहाँ पर दिखाया ना कि तुम मानसीन, तुम रक्तहीन, हे अस्य से तुम अस्तिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, कहां से लिया गया, गांधी जी के। ठीक है, गांधी जी का जो है बापू के प्रति। ठीक है, ये दोनों का दोनों, ये गद्यांश जो है ये वाला भी, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्वेश्चन के साथ, ठीक है, और साथ ही साथ ये वाला भी, सावधान मनुष्य दिविज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार, हो चुका सिद्ध तू शिशु अभी नादान, फूल काटो की तुझे नहीं पहचान। इसमें भी, ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन के सहित आपको इसी क्लास में मिलेगा, और नहीं तो कल आपकी क्लास होगी जिसमें ये सारे जितने भी मॉडल पेपर में क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको कल वाली क्लास में गद्यांश और पद्यांश के करा दूंगी। ठीक है, इसमें कह रहा है साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करिए। मैंने जो साहित्यिक परिचय आपको बताया है, परसाई और हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा था याद करने के लिए, यहां से 2 ठो आ गए हैं। इसके बाद कह रहा है परिचय देते हुए कवि का साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। इसमें हरिऔध और जयशंकर प्रसाद मैंने कराया है, बताया है तैयार करने के लिए। देखिए दोनों के दोनों यहाँ पर आ गए हैं, तो बताया हुआ 2 और 2 यहाँ से भी आ गया, तो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको इसी क्लास में मिलेगा, संपूर्ण हिंदी वाली क्लास में ये साहित्यिक परिचय भी आपको मिलेंगे, और इससे और भी ज्यादा साहित्यिक परिचय आपको मिलेंगे। पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, लाठी और बहादुर कहानी की समीक्षा करिए। तो इसी क्लास में मैंने आपको लाठी और बहादुर कहानी, ठीक है, बहादुर कहानी बताया है, और आपको बताया है ध्रुव यात्रा कहानी बताया है, और आपको बताया है एक और जो हमारी कहानी है, 3 कहानी मैंने बताया है पढ़ने के लिए आपको। ठीक है, पंचलाइट कहानी। ठीक है, तो लाठी को मैंने छुड़वा दिया, तो बहादुर और पंचलाइट कुछ भी आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। समीक्षा का मतलब बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, संक्षेप में लिखना यानी उसका सारांश लिखना, समीक्षा करना। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं। और ये तो है खंडकाव्य। खंडकाव्य आपको कुछ नहीं करना है, बस जो खंडकाव्य आपके स्टेट में है, आपके डिस्ट्रिक्ट में है, उस खंडकाव्य का जो मुख्य नायक है, जैसे श्रवण कुमार में श्रवण कुमार है, दशरथ है, तो श्रवण कुमार और दशरथ का चरित्र चित्रण याद कर लीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आप देखेंगे चरित्र चित्रण मिल गया ना। ठीक है, यहां पर नायक का चरित्र चित्रण यानी श्रवण कुमार का, यहां कह रहा है दशरथ का करिए। ठीक है, अब देखिए दूसरे में भी क्या करा, द्रौपदी का चरित्र चित्रण करिए, सत्य की जीत का कथा वस्तु लिखिए। तो द्रौपदी का चरित्र चित्रण वो नायिका है, याद कर सकते हैं। कर्ण मुख्य है, रश्मि रथी में मुख्य है कर्ण, इसका चरित्र चित्रण पूछ लिया है। मुक्त यज्ञ में क्या कह रहा है, नायक का चरित्र चित्रण लिखने के लिए कह रहा है। आलोक वृत्त में गांधी जी है ना, नायक कौन है, उसका चरित्र चित्रण पूछ रहा है। त्यागपथी में कह रहा है हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण लिखिए। तो सबसे सही एक क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, 1 या 2, अगर आपके पास लगता है आपको कि 2, वैसे तो ज्यादा से ज्यादा नायक का ही चरित्र चित्रण पूछता है, जो भी उसका मेन हीरो है या कह सकते हैं मेन हीरोइन नायिका है, उसी का आपको क्या करना है, चरित्र चित्रण तैयार कर लेना है। बस ये 5 नंबर आपके तैयार हो गए। और ऐसा नहीं है, सभी जानते हैं कि कर्ण कौन था, सभी जानते हैं द्रौपदी कैसी थी, कौन थी, सभी जानते हैं महात्मा गांधी जी कैसे थे, दशरथ कैसे थे, और श्रवण कुमार कैसे थे। बस उनकी हेडिंग अगर आप थोड़ी सी याद कर लेंगे तो बस आपका ये चरित्र चित्रण पूरा हो गया, 5 नंबर आपके हाथ में है। अगर हम आगे बढ़े, हमारा क्या खंड जो है ख, खंड ख पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो खंड ख पे हमारे पास क्या है,
खंड खा पे ये आपको बहुत अच्छा नंबर दिलाता है संस्कृत का अनुवाद। और संस्कृत के अनुवाद की कई सारी मैराथन क्लास आपके पास होगी और हुई होगी। वैसे एक मैराथन क्लास मैंने यहां पर दिखाई आपको, ठीक है। हिंदी संपूर्ण दिग्दर्शिता की 3 घंटे की मैराथन क्लास हुई है, जिसमें 1 लेसन से लेकर के लास्ट लेसन तक पूरा आपको मैराथन मिल जाएगा, पूरा संस्कृत आपको मिल जाएगा। यहां से जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो तो पढ़ ले, जिन्होंने पढ़ा है वो रिवीजन इसकी कर लेंगे, क्योंकि यहीं से आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका संस्कृत क्लियर हो जाएगा। ये 14 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। और इसमें पूछ क्या रहा है, संस्कृत साहित्य, ये बताया मैंने, ये लेसन इंपॉर्टेंट है। और बौद्ध युग में, ठीक है, बौद्ध युग इमेज सिद्धांत, ये लास्ट लेसन से पूछा है, ठीक है, बौद्ध युग वाला, महात्मा बुद्ध वाले लेसन से। इसके बाद श्लोक कह रहा, विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवाद और धन मदाय और परेशान पर पीड़ना, यानी कि जो दुष्टों की विद्या होती है विवाद के लिए, धन मद के लिए, और शक्ति दूसरों को पीटने के लिए होती है। साधुओं की जो विद्या होती है इसके विपरीत वह दान के लिए, और उनकी जो शक्ति धन होता है दान के लिए, ज्ञान होता है उनकी दूसरों की विद्या के लिए, और जो शक्ति होती है वह दूसरों की रक्षा के लिए होती है। और कह रहे हैं कि ना चोर इसे चुरा सकता है, ना राजा इसे ले सकता है, ना भाई से ले सकता है, और व्यय कृते वर्धते, यह व्यय करने से और अधिक बढ़ती है, इसीलिए विद्या का धन सभी धनों में प्रधान है। तो मैंने कहा था ना कि श्लोक के लिए आपको केवल सुभाषित रत्नानी चैप्टर पढ़ना है, दोनों का दोनों वहीं से पूछा है, क्योंकि श्लोक में हमारे पास केवल वही चैप्टर भी है। और लेसन में अगर श्लोक से चैप्टर पूछता है तो भी आपके पास एक श्लोक तो सुभाषित रत्नानी से देगा ही देगा। तो इसलिए मुश्किल से उसमें से 2 या 3 लेसन मैंने हटा दिया था, 7 में से 4 लेसन आपको तैयार करने हैं, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है किसी एक मुहावरे का क्या लिखिए, वाक्य प्रयोग करिए। अब देखिए, हवाई किले बनाना सबको पता है, ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, अगर मगर करना, बहाना बनाना, सब बहुत सिंपल है। सूर्य को दीपक दिखाना, ये जो है आपका ये व्याकरण वाली क्लास, इस क्लास में आप जाइए, आपका 10 नंबर यहां मैंने कराया हुआ है। लोकोक्तियां, मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द और वाक्यों में त्रुटि मार्जन, इस क्लास में जाकर के आप बहुत अच्छे तरीके से पूरा का पूरा मुहावरा सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। और बहुत आसान सा मुहावरा है, उसमें वाक्य प्रयोग भी दिया गया है। ये अपठित गद्यांश और पद्यांश, ये तो आपको पढ़कर इसका आंसर देना होता है, और यहां से 5 नंबर तो बने बनाए हैं, ठीक है। यहीं पर आपको सीधे सीधे गुरुदेव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, ठीक है। कह रहे हैं कि गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर जाएं, तो गुरुदेव शब्द का प्रयोग यहां पर किसके लिए किया गया है आपको ये बताना है। शांति निकेतन किसका था, रविंद्रनाथ टैगोर जी का था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिए किया गया। गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़कर कहीं और रहने का मन क्यों बनाया, तो ये बता सकते हैं, शायद इसलिए, पता नहीं क्यों, कि शांति निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में रहे, शायद मौज में आकर निर्णय लिया हो, वे सबसे ऊपर तल्ले में रहने लगे, ठीक है, मौज में आकर। तो उनके समीप तक पहुंचने में क्या कठिनाइयां थी, कह रहे उन दिनों ऊपर पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी, और वृद्ध रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था, फिर भी बड़ी कठिनाइयों से वहां उन ले जाया जा सकता था। तो क्या कठिनाइयां थी, क्योंकि वहां लोहे चक्करदार सीढ़ियां थी, जहां पर वे बूढ़े हो गए थे, तो इसलिए आसानी से नहीं पहुंच सकते थे। बहुत आसान है, ठीक है। अब इसमें से या तो एक करना है, कोई एक कर सकते हैं, ठीक है। शब्द युग्मों का क्या करिए, सही अर्थ बताइए। लगातार, सुंदर, अविराम, अभिराम, ये बढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है। अविराम मतलब लगातार, अभिराम का मतलब होता है सुंदर, ए सही हो जाएगा। भवन और भुवन, भवन का मतलब घर और भुवन का मतलब होता है संसार, ठीक है, सही हो जाएगा। इसमें से कह रहा है एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए भाई, ठीक है। राजा और वायु हवा, मित्र और इसके बाद लक्ष्य, इसमें से कह रहा है एक का क्या लिखिए, आप यहां पर 2 अर्थ लिखिए, किसी एक का ही लिखना है, ठीक है। इसमें से कह रहा है इसके लिए एक शब्द का चयन करिए, कम बोलने वाला, मितभाषी होता है, कीचड़ से उत्पन्न होने वाला, पंकज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से आपको पढ़ना है, ठीक है, यहां से आपको पढ़ना है, यही आपके ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है वाक्यों का त्रुटि मार्जन, ये भी आपको वहीं मिलेगा। अब आ गया हमारा रस का टॉपिक, रस। इसमें देखिए मैंने बताया है कि कौन कौन सा रस आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। रस छंद अलंकार की भी क्लास हुई है, इसमें क्लास लगी नहीं है, ठीक है, लेकिन रस छंद अलंकार की 1 शॉट क्लास हुई। यहाँ देखिए साहित्यिक परिचय की 1 शॉट क्लास हुई है, जिसमें सारे लेखकों और कवियों का साहित्यिक परिचय आपको मिल जाएगा। तो रस छंद अलंकार चौपाई में मैंने बताया है कि चौपाई, दोहा और सोरठा बस तैयार करना, दोहा सोरठा अपोजिट है, चौपाई का उदाहरण आपको आता ही है।
इसके बाद यहां पर कह रहा है कि रेलवे के महाप्रबंधक के लिए टिकट निरीक्षक के अभद्र व्यवहार की शिकायत करिए और जन्मदिन पर मित्र को भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। यहाँ इनफॉर्मल लेटर दे दिया, अनौपचारिक पत्र दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पिता को के या दादाजी के द्वारा भेजे गए एक टॉपिक बताया था ना, दादाजी के द्वारा भेजे गए अपने जन्मदिन पर दादाजी के द्वारा भेजे गए क्या करना है, उपहार के लिए धन्यवाद लिखना है। बस उसी को इस क्लास में मैंने बताया कि दादाजी के द्वारा भेजे गए उपहार पर क्या बताइए, धन्यवाद लिखिए। तो बस वहां जहां दादाजी हैं वहां आप मित्र भी कर सकते हैं, ठीक है, वहीं से आपका काम हो जाएगा। बस जहां दादाजी है वहां मित्र कर दीजिए, थोड़ा सा अपनी वर्तनी अपने लिखावट में थोड़ा सा उसमें बदलाव कर दीजिए, हो जाएगा। तो निबंध और पत्र लेखन में सारे इंपॉर्टेंट निबंध और सारे इंपॉर्टेंट पत्र लेखन आपको बताए गए हैं। जैसे इसमें देश में बेरोजगार की समस्या वहां बताया गया, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता जो कि हर बार आता, आतंकवाद की समस्या, कारण और निवारण, ये तीनों मैंने इस क्लास में आपको कराया हुआ है। तो यहां से आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारे निबंध हैं, लेकिन यहां पूछे गए निबंध में से 3 आपके पास हैं ही, तो इससे ज्यादा फिर पढ़ने की जरूरत ही क्या है। जो निबंध आपको यहां बताए गए हैं वो निबंध आप तैयार कर लीजिए, 100% उसमें से एक ना एक आपको जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से करके आपका संस्कृत का 14 नंबर तैयार हो गया। यहां तो आपकी ये तो हाफ मैराथन है, यहां से आपका 15 नंबर तैयार हो गया। यहां पर आप आते हैं तो 10 नंबर तैयार हो गया, यहां पर आप आते हैं तो भी 10 नंबर आपका तैयार हो गया, यानी कि 20 हो गया। इधर आपका 30 हो गया, 20 30 50 नंबर हो गया। और ये तो आपको यहां भी 10 नंबर हो गया, और ये तो आपको पूरा का पूरा नंबर दिलाता है, जो कि गद्यांश और पद्यांश जो आपके 20 नंबर हैं वो आप यहां से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। 20 नंबर आपके यहां से हो गए, ठीक है। तो आपके मैक्सिमम जो नंबर है वो सारे के सारे यहीं से कवर हो जाते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी क्लासेस आपको यहां पर मिलेगी, यूट्यूब पर मिलेगी, और नहीं तो और भी बहुत सारी क्लासेस हुई हैं जो कि सीधे बैच में हुई है, वरदान 3.0 बैच। इसको लेने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नहीं तो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप डायरेक्ट डाउनलोड करके आप इस बैच को ले सकते हैं। इसमें लाइव क्लास रिकॉर्डिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबके सब संजीवनी बुकलेट है जिसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर वाइज का आपको मिलेगा, जिसे पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 नंबर लेकर के आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये सारी चीजें आपने पढ़ ली है, और जिसने भी इसको पढ़ लिया है उसका मैक्सिमम नंबर तैयार है। केवल आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। और आपके पास अभी 15 से 20 दिन का समय मैं आपको दे रही हूं। जो भी चीजें, जैसे साहित्यिक परिचय को मैंने बताया है कि कीवर्ड बना करके क्या करिए, आप उसको पढ़िए, यानी कृतियां अलग से बनाइए, उसके साथ जन्म, मृत्यु और जितना भी उन्होंने साहित्यिक उपलब्धियां उनकी जो हैं ये सब बना के याद कर लीजिए। बस एक बार याद करिए, उसके बाद उसे क्या करिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए। तो साहित्यिक परिचय आपकी याद करने की चीजें हैं, और ये 10-10 20 नंबर आपके लिए ये है। और अभी आपके पास समय है कि कोई अगर आपका चैप्टर छूटा हुआ, संस्कृत को रिवाइज कर लीजिएगा, और कोई आपका, और इसमें निबंध में भी मैंने बताया है कि कीवर्ड बनाइए, और कीवर्ड बना करके आप क्या करिए, कीवर्ड बनाइए, उसे पढ़िए, रिवीजन करिए। और इस क्लास में आपको कीवर्ड मिलेगा भी, जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा, यहाँ पे कीवर्ड आपको मिलेगा भी हर एक टॉपिक का, या कह सकते हैं जितने भी, जैसे पर्यावरण हो गया, बेरोजगारी हो गई, इन सब का, ठीक है। तो यहां से आप उसे याद कर लीजिए और लिखने की प्रैक्टिस करिए। तो अभी आपके लिए इसको रिवीजन करना है, इसका कीवर्ड बना के याद करना है, और साथ में जिन्होंने इस क्लास को नहीं देखा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, इस क्लास को सभी को देख लेना है, और साथ में ये भी पढ़ लेना है। ये क्लास आपको 12 घंटे की जरूरत है, लेकिन आपको इसे पढ़ने में, रिवाइज करने में कम से कम 3 दिन का समय लगेगा, 4 दिन का, और साथ ही साथ साहित्यिक परिचय आपको तैयार करना है। तो ये सब काम के लिए मैं आपको 20 दिन का टोटल समय दे देती हूं। आप क्या करिए, 20 दिन तक ये सारा काम धीरे धीरे करते रहिए, 20 से 25 दिन ले लीजिए, 30 दिन ले लीजिए, और साथ में जो सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट पढ़ते रहिए, फोकस करते रहिए। हिंदी का काम क्या होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है हिंदी या इंग्लिश, आपको उसे पढ़ना जरूर है, और डेली बाय डेली थोड़ा थोड़ा इसे पढ़ते रहना है, क्योंकि एग्जाम में अगर आपने हिंदी या इंग्लिश को नहीं किया तो आपका नंबर कम हो जाएगा, तो होल मार्क आपका कम हो जाएगा, पूरा संपूर्ण जो आपका मेरिट बनता है वो कम हो जाएगा। इसलिए आपको, अगर बाकी सब्जेक्ट पे आप 3 घंटा देते तो कम से कम इस पे 1 घंटा, आधा घंटा, डेली बाय डेली 1 घंटा भी अगर आप दे देते हैं तो भी
1 घंटा पढ़िए, 1 घंटा इसका रिवीजन करिए पिछली चीजों का, ठीक है। तो 1 से 2 घंटा आप इसको दीजिए, या 1.5 घंटा आप बांट लीजिए कि पूरा 3 घंटा आप हिंदी और इंग्लिश को दीजिए। तो जो इंग्लिश में काम मिला है उसको करिएगा, और जो इसमें आपको मिला है इसको करिएगा। अब इसके बाद आपकी चलेगी, फिर कब से चलेगी, 20 दिन या 25 दिन बाद से चलेगी आपकी ये मैराथन क्लास, जिसमें हम लोग पूरे अच्छे तरीके से फिर से हिंदी का रिवीजन करेंगे। हिंदी का सिलेबस पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, रिवीजन भी हो गया है। तो इसको हम गद्य पद्य के विकास से 10 नंबर की एक क्लास लेकर आएंगे। गद्यांश और पद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर, जो कि बड़ी क्लास होगी, जिसमें पूरे 6 जो हमारे चैप्टर हैं, यानी कि 11 चैप्टर, 12 चैप्टर, 13 चैप्टर जो है हमारे 6 और 7, 13 चैप्टर, इन सारे चैप्टर के हम जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश है, जो अभी उस साल 2026 में नए पूछे गए थे, इस साल मॉडल पेपर में नया दिया गया है, सबके सबको कराएंगे। और संस्कृत का संदर्भ सहित अनुवाद, ये आपको मिलेगा 14 नंबर का। साहित्यिक परिचय आपके 10 नंबर की क्लास। संपूर्ण व्याकरण आपका 16 नंबर, जिसमें रस छंद अलंकार, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, ये सब कुछ आपको मिलेगा। साथ में निबंध और पत्र लेखन, जो कि मिलेगा आपको 15 नंबर की क्लास। और कहानी तो होती है शॉर्ट, और आपको पता ही है कहानी और खंड काव्य के बारे में, तो ये 10 नंबर की क्लास होगी। यानी कि वो कुल मिलाकर 6 से 7 क्लास आपको मिलेगी, जहां से आप हिंदी में 100 में 100 लेकर के आ पाएंगे। और अगर इसके बाद भी अगर आपको फिर से रिवीजन की जरूरत होगी, तो हम फिर से रिवीजन करेंगे। एग्जाम तक बस रिवीजन ही चलता रहेगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है, ये सारी क्लास अगर आपने नहीं की है तो इस सारी क्लास को करना है। और करने से मतलब इन द सेंस ये नहीं होता कि बस हाँ देख लिया और सो गए। इसके लिए आपको मैंने बताया ना, कीवर्ड बनाइएगा, इसको याद करिएगा। इसको जो बैच में होगा ना, उसको बुकलेट मिला होगा, और बैच में होगा तो बुकलेट भी मिला होगा। लेकिन ये सारी यूट्यूब की क्लास है। आप इस डेट को, इस हिंदी के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर देखिए जिस डेट को क्लास हुई है, वहां टेलीग्राम चैनल पे जाइए, आपको सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा। तो वहां से आपको क्या करना है, इसका रिविजन करना है। उस पीडीएफ को देखकर, साहित्यिक परिचय बहुत बार हुआ, इस पीडीएफ को देखकर इसका कीवर्ड बनाइए, साथ में निबंध का कीवर्ड बनाइए। और ये वाली क्लास जो है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। इस क्लास को क्या करिएगा, एकदम अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। एक भी इस क्लास का जितना भी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को करिएगा, एक भी पैराग्राफ छोड़ना नहीं है। और यहाँ पे ही ज्यादातर विज्ञान से, जनसंख्या पर, स्वास्थ्य पर, तो कम ही सामाजिक और राजनीतिक चीजों पर आपसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और यहाँ पर आपके पास दिया है, देखिए, श्रृंगार, करुण, हास्यवीर और शांत रस, इस रस को पढ़ना है। इसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष हो गया, ऊपर, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान। मैंने बताया कि भ्रांतिमान या संदेह में से एक तैयार करिए, रूपक उत्प्रेक्षा में से एक तैयार करिए, यमक और उपमा में से एक तैयार करिए। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। दोहा, सोरठा, चौपाई को तैयार कर लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। इस आवेदन पत्र को मैंने बताया, बस फॉर्मेट समझ लीजिए, बाकी आपको खुद ही लिख देंगे। ऋण प्राप्ति के लिए बताया है, सफाई हेतु बताया है, नियुक्ति हेतु बताया है। ये तीनों का तीनों जो है पत्र लेखन मैंने बताया, और एक स्पेशल क्लास भी हुई है पत्र लेखन की, जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको दिखेगा, और इसमें भी तीनों मैंने बताया हुआ है। तो बिल्कुल इस तरीके से हम मैराथन क्लास के माध्यम से हिंदी में 100 में 100 नंबर की तैयारी करने वाले हैं। तो अभी आपको क्या करना है, 20 दिन का समय है, बाकी सारे सब्जेक्ट को पढ़िए, और साथ साथ जिन्होंने भी नहीं पढ़ा उनके लिए मैं समय दे रही हूं, उसको क्या करिए, अच्छे तरीके से रिवीजन करिए। और जब रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाएगा, चीजें याद हो जाएंगी, फिर हम मिलेंगे एकदम क्लियर तरीके से, यानी कि सब चीजें आपको याद रहेंगी। तब आप मेरे साथ गद्यांश और पद्यांश के क्वेश्चन कर पाएंगे, संदर्भ सहित अनुवाद अच्छे से समझ पाएंगे, साहित्यिक परिचय कर पाएंगे। तो ये सब आपको तब और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए आपको क्या करना है, अभी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। फिर दिसंबर में ये सारी की सारी क्लास आपको मिलेंगी, जिसमें हम बहुत अच्छे तरीके से हिंदी को तैयार करेंगे, और बहुत सारे बच्चे हिंदी में 100 नंबर लेकर के आएंगे, केवल इन्हीं सारी क्लास के माध्यम से। तो चलिए फिर हम मिलते हैं क्लास में।